नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ का नियम। ये NCERT की पाठ्य पुस्तक का 3rd चैप्टर विद्युत धारा से लिया गया है। देखिए, किरचॉफ के नियम जटिल विद्युत परिपथों के लिए लागू होता है। अब हम जटिल विद्युत परिपथ किसे कहेंगे कि ऐसे विद्युत परिपथ जिनमें एक से अधिक विद्युत वाहक बल स्रोत और विद्युत अवयव संयोजित हो। विद्युत वाहक बल स्रोत का मतलब है बैटरी से, कि बैटरी या जो सेल है वो यदि एक से अधिक जुड़े होते हैं, या उनमें जो विद्युत अवयव है वो भी एक से अधिक यदि जुड़े होते हैं, तो उन परिपथों को हम जटिल परिपथ कहेंगे। और उन जटिल परिपथों में से बहने वाली धारा तथा उनके किसी विद्युत अवयव पर वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ के नियम का पालन करते हैं, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करते हैं। देखिए, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिजिक्स में जो विद्युत परिपथ का जो पार्ट आएगा उसे समझने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस चैप्टर का जो आगे के जितने भी भाग हैं, जितने भी टॉपिक हैं, वो तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों को किरचॉफ के नियम अच्छे से समझ में आएंगे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। किरचॉफ के नियम पढ़ने से पूर्व मैं इन नियमों के अंदर आने वाली जो कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, पहला जो हमारा पद है वो है कि जो परिपथ है, परिपथ किसे कहा जाएगा? विद्युत परिपथ। तो देखिए, विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, विद्युत परिपथ क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं कि विद्युत तारों से बना हुआ ऐसा जाल जिसमें सेल और विद्युत अवयव जुड़े होते हैं, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ में होता क्या है एक्चुअल में, ये संयोजक तारों से बना हुआ एक जाल होता है जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत लगे होते हैं, इसके साथ में विद्युत अवयव भी लगे होते हैं। ये विद्युत अवयव का मतलब होता है प्रतिरोध वहां पर लगा हो सकता है, संधारित्र लगा हो सकता है, कोई कुंडली लगी हो सकती है। विद्युत अवयव का मतलब है कोई विद्युत उपकरण वहां पर जुड़ा हुआ हो सकता है। तो उस जाल को हम क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। तो विद्युत परिपथ की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक ऐसा जाल है, उस जाल में सेल लगा हुआ है या विद्युत वाहक बल स्रोत लगा है, उसके साथ में कुछ उपकरण उसमें जुड़े हैं, कुछ विद्युत अवयव उसमें लगे हैं, और ये सब जो विद्युत अवयव और सेल हैं वो संयोजक तारों से कनेक्टेड हैं। तो उस जाल को ही हम विद्युत परिपथ कहेंगे। ये समझ में आ गया। अब देखिए, संधि जिसे हम नोड भी कहते हैं, संधि किसे कहा जाता है कि किसी विद्युत परिपथ के लिए वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक तार आपस में जुड़े होते हैं। एक ही बिंदु पर यदि 3 या 3 से अधिक वायर जुड़े होते हैं तो उस बिंदु को हम संधि बिंदु कहेंगे, नोड कहा जाएगा। देखिए, जैसे यहां से धारा आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो ये यहां पर 3 टुकड़ों में 3 यहां से वायर जुड़े हैं। तो एक यहां से आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस बिंदु पर 3 जुड़े हैं, तो ये एक संधि हो गई। ये ऐसे भी होता तो भी ये संधि है। 3 या 3 से अधिक वायर किसी बिंदु पर जुड़े होते हैं, विद्युत परिपथ के अंदर वह बिंदु जिस पर 3 या 3 से अधिक संयोजक तार आपस में कनेक्टेड होते हैं, संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, संधि का मतलब है कि एक ही बिंदु है और उस पर विभिन्न वायर वहां से कनेक्टेड होते हैं। अब देखिए, किसी परिपथ के अंदर शाखा, शाखा का मतलब क्या है? ये संधि आप हिंदी में भी जानते हैं, बट भौतिकी की भाषा में मैंने इसको परिभाषित कर दिया है। और शाखा जैसे कोई पेड़ के अंदर शाखा होती, ठीक उसी प्रकार से ही किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक ऐसा भाग जिसमें विद्युत धारा एक समान रहती है वो उसकी शाखा कहलाती है। एक विद्युत परिपथ है और विद्युत परिपथ का एक ऐसा भाग जिसमें विद्युत धारा एक समान रहती हो, शाखा कहलाती है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पुट करता हूं,
कि ये जैसे हमारे पास में बैटरी लगी है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लगा है, इधर भी कोई रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ से कोई बैटरी कोई फिर से रेजिस्टेंस लगा है। ये जैसे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल है E2। अब देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसमें एक धारा बहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से में एक समान धारा बहेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से में एक धारा बहेगी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शाखा हो गई, ये एक शाखा हो गई, ये एक शाखा हो गई। तो इस सर्किट के अंदर इस परिपथ में 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं। तो शाखा का मतलब है कि परिपथ का वह हिस्सा जिसमें धारा एक समान रहती है शाखा कहलाती है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब देखिए इसके बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे, पास या हम कह दें लूप। तो देखिए विद्युत परिपथ का वह हिस्सा जो बंद लूप में हो, बंद परिपथ का निर्माण करता हो। कि विद्युत परिपथ के अंदर का एक हिस्सा हम लेंगे जो एक लूप का निर्माण करता हो, तो उसको हम कहते हैं पास या लूप। देखिए यहां से लेकर ये पूरा का पूरा एक विद्युत परिपथ है, जाल कह सकते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये एक लूप हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये एक अन्य लूप हो गया, इसको भी आप लूप ले सकते हैं। तो ये अलग अलग पास या लूप होते हैं। तो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस आप लोगों के सामने रखी, जो अब आगे हम जब पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रयोग में लेनी है, यूज में आएगी ये सब। अब हम चलते हैं किरचॉफ के नियम पर। देखिए किरचॉफ के 2 नियम हैं। किरचॉफ के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। किरचॉफ के 2 नियम हैं, जटिल विद्युत परिपथों के लिए लागू होते हैं। देखिए पहला नियम, प्रथम नियम, इसमें नियमों को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। प्रथम नियम है वो पहले स्थान पर ही आएगा। इस नियम को हम संधि नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? संधि नियम कहा जाता है, संधि नियम कहते हैं। देखिए संधि नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ की संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए। आसान सा स्टेटमेंट है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए बीजगणितीय योग हम इसलिए लेते हैं कि कुछ उनमें से पॉजिटिव होगी तो कुछ उनमें से नेगेटिव होगी। कब पॉजिटिव लेनी है कब नेगेटिव लेनी है वो हम आपको अब बता देंगे। एक बार इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए मैं इस स्टेटमेंट को पुट कर देता हूं, फिर आप लोगों को समझाता हूं कि ये एक्चुअल में है क्या, क्या कहना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। देखिए क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये पहले नियम का स्टेटमेंट है। इसे आप लोग समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है
कि एक हम किसी विद्युत परिपथ के अंदर संधि ले ले तो उस संधि पर जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए उसका गणितीय रूप क्या है, इस नियम का गणितीय रूप है समेशन आई इक्वल टू जीरो। समेशन आई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है धाराओं का योग जो कि कितना होता है, जीरो होता है, शून्य होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, संधि के पास आने वाली धाराओं को हम धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को यदि हम ऋणात्मक ले लें, हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी अप्लाई कर देंगे। चिन्ह परिपाटी का मतलब है कि एक प्रकार की धाराओं को हम ले लेंगे धनात्मक और दूसरी प्रकार की, मतलब संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक ले लेंगे। देखो तो ये मैंने एक डायग्राम यहाँ पर रहने दिया है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक संधि दिख रही है, ये संधि बिंदु है, इसको हम नोड कह सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरीके से और दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास में यहाँ से संधि बिंदु की ओर जा रही है धारा I1, यहाँ पर धारा बाहर निकल रही है I2, यहाँ पर भी धारा बाहर निकल रही है I3, यहाँ पर अंदर जा रही है I4, यहाँ पर ये फिर से जैसे हम कंसिडर कर लें बाहर निकल रही है I5। तो ये 5 हमने शाखाएं दिखाई है और इन शाखाओं में से बहने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 हमने ली है। और इन शाखाओं में आप देखिए गौर करके कि I1 और I4 जो धाराएं हैं वो संधि बिंदु की ओर जा रही है, जबकि I2, I3 और I5 संधि से बाहर निकल रही है। फिर से देखिए कि ये जो I1 है वो अंदर जा रही है, I2 संधि बिंदु की ओर, I4 संधि बिंदु की ओर जा रही है। I1 और I4 तो संधि बिंदु की ओर जा रही है, जबकि I2, I3 और I5 संधि बिंदु से बाहर निकल रही है। अब देखिए इसकी चिन्ह परिपाटी समझिए आप। चिन्ह परिपाटी क्या है इस नियम की, कि संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक, चिन्ह परिपाटी क्या है, संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक, संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए अब आप यहां पर देखिए कि संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक, तो I1 संधि बिंदु की ओर जा रही है तो ये धनात्मक, ये संधि बिंदु की ओर जा रही है तो I4 भी धनात्मक, I2, I3 और I5 ये हो गई यहां पर ऋणात्मक। तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है, तो कौन सी को धनात्मक लेना है, जो संधि बिंदु की ओर जा रही है, कौन सी को ऋणात्मक लेना है, जो संधि बिंदु से बाहर निकल रही है। तो देखिए किरचॉफ के नियम से इस संधि बिंदु के लिए, किरचॉफ के नियम से हम क्या बता देंगे, संधि बिंदु की ओर देखो यहां पर I1 तो है धनात्मक, I1 कैसी है, धनात्मक, सभी धाराओं का योग शून्य करना है। और किरचॉफ का नियम तो यही तो कहता है समेशन I इक्वल टू जीरो,
समेशन आई इक्वल टू 0, सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। तो पहली धारा कैसी है, अंदर जा रही है तो पॉजिटिव में, दूसरी धारा बाहर निकल रही है तो ये है नेगेटिव में, तो I2 किस में आएगा, माइनस में। I3 भी इस संधि बिंदु से बाहर निकल रही है तो इसको भी हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। I4 अंदर आ रही है इसलिए इसको क्या लेंगे, प्लस में। फिर I5 बाहर निकल रही है इसलिए इसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव में। तो देखो ये वाली जो वैल्यू है ना समेशन आई, ये समेशन आई तो है, समेशन आई का मतलब है धाराओं का बीजगणित योग, धाराओं का बीजगणितीय योग। तो ये जो हमने लिखा है यह है धाराओं का बीजगणितीय योग। तो जो संधि बिंदु की ओर जा रही है उनको तो हमने ले लिया धनात्मक, संधि बिंदु से बाहर निकल रही है उनको हमने ले लिया ऋणात्मक, और उन सबका जोड़ करके किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। क्लियर। अब देखिए ये क्या है, I1 और I4 ये तो है प्लस में, और जो माइनस वाली वैल्यू है उसको मैं बराबर के दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो I2 दूसरी तरफ चला गया, I3 ये बराबर के दूसरी तरफ चला गया, और I5 ये भी बराबर की दूसरी तरफ चला गया, तो ये धनात्मक हो गया। अब देखो ये तो है संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराएं, यह है संधि से बाहर निकलने वाली धाराएं। तो संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराएं और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, योग बराबर होता है, ये रिजल्ट निकला यहां से। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है उसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए ये क्या है, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग ये किसके बराबर होगा, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के, संधि से बाहर, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग। तो देखिए जो संधि नियम है, किरचॉफ का पहला नियम है, उसका एक स्टेटमेंट ये भी हो गया है कि किसी संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली, संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही है किरचॉफ का पहला नियम। तो देखिए मैं इस नियम को यहां पर पुट कर देता हूं, किरचॉफ के नियम दूसरे शब्दों में हम क्या बता सकते हैं, देखिए किसी संधि की ओर जाने वाली, किसी संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। बराबर होता है। तो ये था हमारा किरचॉफ का पहला नियम। अब इसके ऊपर आधारित मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख देता हूं, देखिए उसे हम समझेंगे।
देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई सर्किट है, ये हमने आप लोगों को क्या दिखाया है, एक सर्किट यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने एक सर्किट दिखाया है। यहाँ से हम कंसीडर कर लें कि 2 एम्पीयर की धारा प्रवेश कर रही है, यहाँ से 3 एम्पीयर की धारा प्रवेश कर रही है, इधर से 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवेश कर रही है, यहाँ से 1.5 एम्पीयर की धारा जा रही है, इधर से ये 5.5 एम्पीयर की धारा बाहर निकल रही है। तो यहाँ से कितनी धारा बाहर निकलेगी, इस I की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक सर्किट दिखाया है और संधियाँ यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने दिखाई है। तो जो हमने इस शाखा के अंदर से बहने वाली धारा हमें ज्ञात करनी है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना सारे विद्यार्थी, ये एक संधि है, इस संधि को मैं नाम देता हूं A, इसको मैं नाम देता हूं B, इस संधि को हम नाम देते हैं C और इस संधि को हम नाम देते हैं D। तो देखिए यहां से इस संधि पर आने वाली धाराओं का योग इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होगा। तो इस पर कौन सी धाराएं रही है, इधर से 2 एम्पीयर आ रही है, इधर से 3 एम्पीयर आ रही है, तो यहां पर आकर कितनी हो गई, 2 एम्पीयर इधर 3 एम्पीयर इधर, यहां से कितनी जाएगी 2 और 3 कितना हो गया 5 एम्पीयर। तो इधर से कितनी जा रही है 5 एम्पीयर। देखो बोर्ड पर नजर रखो, इधर से कितनी आ रही है 5 एम्पीयर, इधर से कितनी आ रही है 2.5 एम्पीयर, 5 इधर से 2.5 इधर से, तो 5 और 2.5 कितनी हो गई, 5 और 2.5 कितनी हो गई, ये 2.5 है ये 5 है, तो ये हो गई 7.5 एम्पीयर, 7.5 एम्पीयर। अब इधर से यहां पर इस बिंदु पर आ गई 7.5 और इधर से देखो कितनी आ रही है 1.5। देखो इस संधि बिंदु के ऊपर देखना, इधर से तो आ रही है, देखो चलो संधि C की मैं बता देता हूं आप लोगों को। संधि C पर, संधि C के ऊपर यहां से धारा आ रही है वो पता है, यहां से जो धारा आ रही है वो पता है, यहां से निकलने वाली धारा मैं ज्ञात कर मान लेता हूं I1 है। तो संधि पर प्रवेश करने वाली धाराएं तो कौन सी है, ये रही, तो इनका योग तो 7.5 प्लस 1.5 बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। संधि से दूर I1 ही जा रही है, तो इसका और इन दोनों का योग इसके योग के बराबर आएगा। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखिए I1 बराबर आ गया 7.5 प्लस 1.5, देन ये आ गया हमारे पास में 9 एम्पीयर। कितनी आ गई, अब देखो D पर, इधर से तो कितनी आ रही है 9 एम्पीयर, क्योंकि I1 की वैल्यू कितनी है 9 एम्पीयर है, और इनमें इसमें से कितनी इधर निकल गई 5.5, तो 9 में से 5.5 इधर निकल गई, तो 3.5 इधर रह गई, इधर कितनी जाएगी 3.5। संधि D पर देखिए, संधि D पर, संधि D पर जो इसमें प्रवेश करने वाली धाराएं हैं वो तो है I1 प्रवेश कर रही है, और बाहर कौन सी निकल रही है 5.5 निकल रही है, और इसके साथ में I भी निकल रही है। I1 की वैल्यू है 9, 5.5 प्लस I, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 5.5, तो I की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 3.5 एम्पीयर आ चुकी है। तो इस वाले भाग से जो बहने वाली धारा है वो है 3.5 एम्पीयर, 3.5 एम्पीयर ये I की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। तो इसमें हमने पूरे भाग में ही किरचॉफ का नियम अप्लाई किया है, किरचॉफ के पहले नियम का प्रयोग किया है यहां पर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ है वो समझ लीजिए कि इधर से धारा आई, इधर से धारा आई, और जितनी धारा यहां पर आती है उतनी की उतनी चली जाती है। इसका मतलब है कि संधि बिंदु पर जितना आवेश आता है उतना का उतना आवेश चला जाता है। तो संधि बिंदु पर क्या होता है, आने वाला आवेश और जाने वाला आवेश बराबर होता है, अर्थात किरचॉफ के पहले नियम में आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण नियम की अनुपालना होती है
किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी संधि पर आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होती है, अर्थात किसी संधि पर आने वाला आवेश जाने वाले आवेश के बराबर होता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित होता है। ये वाला पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, हम किरचॉफ का दूसरा नियम देख लेते हैं। विद्यार्थियों, अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लेकर चलते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, इस नियम को हम पास या लूप नियम भी कहते हैं। पास या लूप नियम। देखिए, ये जो नियम है, पास नियम, लूप नियम, इस नियम को अलग अलग जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। मैं आप लोगों को एक ही तरीके से बताने वाला हूं, और उस तरीके से वो यदि तरीका आप लोगों को समझ में आ गया तो आप के सामने चाहे कितना भी जटिल परिपथ हो, उस परिपथ से बहने वाली धारा, किसी प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन आप फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक सिंपल सा मेथड बताने वाला हूं, उस मेथड को आप फॉलो कर लीजिए, चिन्ह परिपाटी आप ध्यान में रख लीजिए, तो आप लोगों को ये जो नियम है वो अच्छे से याद भी हो जाएगा। साथ में जब इस नियम को अप्लाई करोगे तो भी बेटर रहेगा। देखो, मैं समझा देता हूं। पहले तो क्या है कि ये जो नियम ये कहता है कि किसी परिपथ के बंद लूप में, मतलब बंद विद्युत परिपथ में, आपके पास में क्या है, एक पास है विद्युत परिपथ के अंदर, आप क्या ले रहे हैं, बंद लूप ले रहे हैं। तो उस बंद लूप में विभव पतनों का योग शून्य होता है, या हम कह सकते हैं विद्युत अवयव और विद्युत वाहक बल स्रोतों पर विभव पतनों का जो योग होता है वो शून्य होता है। योग कितना होता है, शून्य। ये नियम है दूसरा। मैं इसके स्टेटमेंट को यहां पर पुट कर देता हूं। क्या है, देखिए, किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ में ये जो नियम है वो बंद परिपथ में ही लागू होगा, क्लोज लूप के अंदर ही लागू होगा। किसी बंद परिपथ में विद्युत अवयव व विद्युत वाहक बल स्रोतों पर, विद्युत वाहक बल स्रोतों पर विभव पतन शून्य होता है। विभव पतन मतलब वोल्टेज ड्रॉप शून्य होता है, शून्य होता है। यह नियम है दूसरा। इसका गणितीय रूप क्या है, इसका मतलब क्या है, समेशन V इक्वल टू 0। V का मतलब है विभव पतन, और विभव पतनों का जो योग है वो कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, शून्य के इक्वल होगा। मैं एक ही मेथड बता दूंगा, दूसरा मेथड में स्टेटमेंट बता देता हूं। कई बार क्या होता है, इस नियम को दूसरे तरीके से, अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि किसी विद्युत अवयव पर जो विभव पतन होता है उनके विद्युत वाहक बल स्रोतों के बराबर होता है। तब जब बराबर करेगा तो विद्युत वाहक बल स्रोतों के विद्युत वाहक बल की चिन्ह परिपाटी अपोजिट लेगा। अभी देखो, आप लोगों को ये चिन्ह परिपाटी वगैरह समझ में नहीं आ रही है, यहां तक एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने मैंने रखा है। आप लोग एक बार इतना ध्यान रखें, मैं अब यहां पर बता रहा हूं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी एक एग्जाम्पल जब हम इसका लेकर चलेंगे तब ये नियम बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, चिन्ह परिपाटी क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यदि आप क्लोज लूप के ऊपर चलते हैं,
धारा की दिशा में प्रतिरोध पर विभव पतन धनात्मक, प्रतिरोध पर विभव पतन धनात्मक लिया जाएगा, तथा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध पर विभव पतन ऋणात्मक लिया जाएगा, प्रतिरोध पर विभव पतन, प्रतिरोध पर विभव पतन ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। देखो इसका मतलब समझें आप, जैसे ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है, बोर्ड पर नज़र रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, धारा बह रही है इधर से इधर। यदि हम क्लोज लूप के अंदर का हिस्सा है ये, और उसके अंदर यदि हम यहाँ से इधर चलें कि धारा भी इधर बह रही है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो इसके ऊपर जैसे आई धारा बह रही है, इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा प्लस में, और प्लस में आई इंटू आर के बराबर होगा, प्लस में आई इंटू आर के। हम किधर से चल रहे हैं? ए से बी की ओर जाने पर हम किधर जा रहे हैं? ए से बी की ओर चल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो वोल्टेज है, इसके ऊपर विभव पतन है, वो प्लस में आई आर होगा, क्योंकि हम धारा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धारा की दिशा में जो ये V बराबर आई आर, ये वोल्टेज ड्रॉप ही है, I इंटू आर ओम के नियम से हमने लिखा है। तो प्रतिरोध के ऊपर विभव पतन कितना होता है? I इंटू आर ओम के नियम से लिखा है। और जब हम धारा की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब उस विभव पतन को धनात्मक लेंगे। तो यहां पर हमने क्या लिया? धारा भी इधर बह रही है, हम भी इधर चल रहे हैं, तो इसके वोल्टेज ड्रॉप को हमने पॉजिटिव में लिया, धनात्मक लिया। क्लियर? अब देखो, यदि ये बिंदु A है, ये प्रतिरोध है, और ये बिंदु B है, धारा इधर से इधर जा रही है, धारा इधर जा रही है, इसका रेजिस्टेंस R है। अब की बार हम चल रहे हैं B से A की ओर, हम B से A की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस में होगा। वो किस में होगा? माइनस में। यही तो है चिन्ह परिपाटी। कब तो इसको प्लस में लेना है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप I इंटू आर होता है, इसको I इंटू आर को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है? धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए एक बिंदु और, चिन्ह परिपाटी का ये एक बिंदु था, एक बिंदु और हम देखेंगे। दूसरा बिंदु क्या है इस चिन्ह परिपाटी में कि सेल के ऋण से धन टर्मिनल की ओर जाने पर, ऋण से धन टर्मिनल की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल ऋणात्मक, कैसा लेंगे हम? ऋणात्मक लेंगे, तथा सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, टर्मिनल की ओर जाने पर विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। देखो इस चिन्ह परिपाटी को भी आप लोगों को अच्छे से समझना है। यदि ये दोनों चिन्ह परिपाटी आप लोगों को समझ में आ गई तो ये नियम भी आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत भी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मानकर चलो। दोनों नियमों पर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ये हमारे पास में एक सेल है, इसमें ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बिंदु A, ये बिंदु B। इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कब पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे? यदि हम A से B की ओर जाएं,
हम किधर से किधर की ओर चलें, ए से बी की ओर जा रहे हैं। देखो कब जा रहे हैं, अभी तो आप लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे हैं। जब मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा तब आपको ये बेटर तरीके से समझ में आएगा कि हम क्लोज लूप के अंदर पूरा एक चक्कर लगाएंगे, तो उस चक्कर के अंदर जो विभव पतन है वो धनात्मक ऋणात्मक होंगे। कब धनात्मक होंगे, जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो जो प्रतिरोध है उसके ऊपर विभव पतन धनात्मक, धारा की विपरीत दिशा में क्लोज लूप में चक्कर लगा रहे हैं तो उसका विभव पतन ऋणात्मक। अब यदि उस क्लोज लूप के अंदर बैटरी भी आ गई तो बैटरी का भी विद्युत वाहक बल है, उसको भी हम धनात्मक ऋणात्मक लेंगे। कब लेंगे कि यदि हम जैसे मान लीजिए कि उस क्लोज लूप के अंदर ऐसे चल रहे हैं, ए से बी की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है, इसका विद्युत वाहक बल है, विभव पतन है, वो हम लेंगे प्लस में। किस में लेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव सिरे की ओर जा रहे हैं तो किस में लेंगे आप लोग, प्लस में। ये अब देखो ए से बी की ओर जा रहे हैं, इस स्थिति में ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए से बी की ओर तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया, पॉजिटिव बाद में आया, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो हम लेंगे नेगेटिव में। तो इसको क्लियर कर लो। यदि हम किसी सेल के धन से ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो धनात्मक लेंगे उसका विद्युत वाहक बल, ऋण से धन की ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल लिया जाएगा। यह है चिन्ह परिपाटी। अब देखिए किसी यदि क्लोज लूप के अंदर जितने स्रोत लगे होते हैं उतने की उतनी ही वोल्टेज काम में आ जाती है, अर्थात जो सेल है वो जितनी ऊर्जा देता है उतनी ही ऊर्जा काम में आ जाती है। तो ये जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है। कौन से नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखिए यदि आप लोगों को अभी तक ये जो नियम है वो समझ नहीं आया है तो मैं इसको एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देता हूं, फिर एग्जाम्पल लेंगे हम। ये जो नियम है वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, पास नियम, लूप नियम। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूं। इसमें क्या लिखा है हमने, किसी बंद परिपथ में विद्युत अवयव व विद्युत वाहक बल स्रोतों पर विभव पतन शून्य होता है। हम एक क्लोज लूप लेंगे और उस क्लोज लूप के अंदर पूरा एक चक्कर लगाएंगे, एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे, चक्कर लगाते हुए उस बिंदु पर वापस आ जाएंगे। अब बीच में जब चक्कर लगाएंगे तो बीच में एक बैटरी भी आएगी, प्रतिरोध भी आएगा, तो उनके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो उन वोल्टेज ड्रॉपों को हम मतलब विभव पतन वोल्टेज, तो उनके वोल्टेजों को हम जोड़ करते जाएंगे और सारा जोड़ करते हुए किसके इक्वल कर देंगे, जीरो के इक्वल। कि विभव पतन कितना होता है, शून्य, तो शून्य के इक्वल कर देंगे। यह है समेशन v इक्वल टू 0। ऐसे हमें करना है। अब कि भाई कौन सा विभव पतन पॉजिटिव लेना है, कौन सा विभव पतन नेगेटिव लेना है, ये बड़ी समस्या है। और इस समस्या का निवारण हमने दो स्टेटमेंट में कर दिया है। यदि आप धारा की दिशा में चल रहे हैं तब तो विभव पतन क्या लेंगे, किसी प्रतिरोध पर विभव पतन धनात्मक, धारा की विपरीत दिशा में आप चक्कर लगा रहे हैं तो विभव पतन होगा ऋणात्मक। इसी प्रकार दूसरा बिंदु क्या है कि यदि आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं और बैटरी आ गई बीच में, तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो लेंगे पॉजिटिव। और यदि ऐसे चल रहे हैं बैटरी बीच में अगर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल कूद कर हम किधर जा रहे हैं, ऋण से धन की ओर, तो इसके विद्युत वाहक बल को हम लेंगे ऋणात्मक। ये यदि इतनी चीजें आप लोगों को याद रह गई तो किरचॉफ के द्वितीय नियम में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखूंगा। यदि वो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आगे कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। देखो तो क्या है, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के सामने एक विद्युत परिपथ दिखाया है। यह विद्युत परिपथ आप लोगों को सामने है। इस विद्युत परिपथ के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध से बहने वाली हम धारा ज्ञात करेंगे। देखिए इस विद्युत परिपथ के अंदर दो सेल लगे हुए हैं। ये 10 वोल्ट का है और इसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, 5 ओम, 15 ओम और 20 ओम के। अब हमें ये पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से बहने वाली धारा कितनी है, इसमें से बहने वाली धारा कितनी है, इसमें से बहने वाली धारा कितनी है।
अब देखिए, हम ये समझते हैं कि भाई इस बैटरी की वजह से धारा इधर आएगी, इस बैटरी की वजह से भी धारा इधर आएगी, तो अब इसमें से धारा किधर जाएगी, कि इधर ही जाएगी कि या इधर जाएगी, ये कुछ नहीं पता है। या जैसे मान लीजिए इसके सिरे चेंज होते, इसके सिरे, ये नेगेटिव सिरा इधर होता, पॉजिटिव इधर होता, तो इसकी वजह से भी इधर धारा बहती, इसकी वजह से इधर भी बहती, इधर भी बहती। तो एक्चुअल में हमें यह नहीं पता होता कि धारा की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि बैटरी के विद्युत वाहक बलों पर डिपेंड करता है, वोल्टेज ड्रॉप पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, धारा की दिशा कंसीडर कर लेते हैं, धारा की दिशा मान लेते हैं। मान लिया, वो फिक्स तो नहीं है, जो मानी वो तो कोई भाई 100% वैसी ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। हम मान लेंगे कि भाई धारा की दिशा, इधर से धारा आ रही है आई, कितनी आ रही है आई, और उसमें से I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई, ऐसे मान लेते हैं। फिर I1 I2 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करते हुए यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, तो इस सर्किट को देखिए आप अच्छे से गौर करके, इसका मैं नाम दे देता हूं, इस बिंदु को नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, C, D, E, और ये नाम दे दिया मैंने F। क्लियर? यहां से देखो, कोई से कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां से बहने वाली धारा ही आई ले, कोई फिक्स नहीं है। देखो, इन चीजों को दिमाग में फिट बिठा लो। यहां से बहने वाली धारा भी आप ले लो I, फिर इसके दो टुकड़े कर दो I1 I2, या इसको आप I1 ले लो, इसको I2 ले लो, I3 ले लो। आप मानेंगे पहले इनमें से बहने वाली धाराओं को मानेंगे, फिर उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहां से बहने वाली धारा कितनी है, I धारा आ रही है। इधर से कितनी धारा आ रही है, I। तो I में से I1 इधर चली गई, I2 इधर चली गई। तो देखिए, ये इस बिंदु F पर संधि F पर ये जो बिंदु है वो संधि बिंदु हो गया, क्योंकि यहां पर 3 शाखाएं मिल रही है। तो संधि F पर देखो, आने वाली धारा तो कौन सी है, I, जाने वाली धारा कौन सी है, I1 और I2। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो समीकरण 1 तो हमने लिखी है किरचॉफ के पहले नियम से। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया कि बिंदु F पर ये धारा आ रही है, I1 और I2 जा रही है, तो आने वाली धाराओं का योग, तो आने वाली तो सिर्फ I है, जाने वाली कौन सी है, I1 और I2। तो I का मान किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। समझ आ गया? बोलिए, आगे चलते हैं। चलिए, किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। हम बंद लूप लेकर चलेंगे। यहां से ये हमें ये बंद लूप ले लिया। देखो, बंद लूप कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं कैटेगरी आपको बता देता हूं। एक तो बंद लूप हो सकता है A, B, C, F, A, ये वाला बंद लूप हो सकता है। दूसरा बंद लूप कौन सा हो सकता है, ये वाला बंद लूप हो सकता है। तीसरा कौन सा हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। इसमें 3 ही हो सकते हैं बंद लूप। इसमें कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। देखो, ये तो मैंने एकदम इजी, एकदम सिंपल सा सर्किट आप लोगों के सामने रखा है। इससे जटिल भी सर्किट हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हम एक बंद परिपथ ले लेंगे। कौन सा बंद परिपथ लूं मैं, A, B, C, F, A ले लेता हूं। बंद लूप A, B, C, F, A में A से चले, वापस घूमकर कहां आ गए, A तक आ गए। अब देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम हम यहां पर लागू करेंगे। इसको समझ लो आप अच्छे से। तो यहां से हम चलेंगे, A से B पर चलेंगे। देखो, A से कहां चलेंगे, B पर। A से B पर चले तो रास्ते में मिल गई ये बैटरी। तो इस बैटरी के अंदर, अब देखो, बोर्ड पर नजर रखो, यहां ध्यान दीजिए कि A से B की ओर जा रहे हैं, तो बीच में बैटरी मिल गई। तो बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर गए। पॉजिटिव से किधर गए, नेगेटिव। तो इसका जो वोल्टेज है वो क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। अरे, पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए मैंने चिन्ह परिपाटी अभी क्या बताई थी। इधर सेलों के लिए, किसी विद्युत वाहक बल स्रोत के लिए चिन्ह परिपाटी क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। तो यहां पर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो इसकी चिन्ह परिपाटी क्या होगी,
किरचॉफ का दूसरा नियम हम अप्लाई कर रहे हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखो तो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो इसका जो वोल्टेज है वो आ जाएगा पॉजिटिव में, तो +10, प्लस में 10 आ गया। अब देखो यहां से हमने धारा ली I धारा बह रही है, इधर से I1, इधर से I2, ये वाली जो धाराएं हैं यहां पर जाकर वापस कौन सी धारा बना लेगी, ये इधर तो I2 आ ही रही है, इधर I1 आ ही रही है, I1 और I2 दोनों आपस में मिलेगी तो क्या बन जाएगी, यहां पर I बन जाएगी। I का मतलब है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 है, क्लियर। तो हम यहां से चले, इस सेल को पार करते ही ये हमारे पास में वोल्टेज आ गया। फिर अब देखो धारा आ रही है इधर, ये I किधर आ रही है, इधर, जबकि हम जा रहे हैं इधर A से B की ओर, धारा आ रही है इधर, हम जा रहे हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर जो विभव पतन होगा वो माइनस में होगा। वो किस में होगा, माइनस में। अब देखो विभव पतन किससे लिखा जाता है, विभव पतन लिखा जाता है I इंटू आर से, I इंटू आर। I यहां पर कितनी है, धारा तो है I, R का मान कितना है 5 ओम, तो I इंटू 5, और फिर चलो यहां से B से C तक, यहां पर कोई न तो बैटरी है न ही कोई रेजिस्टेंस, फिर C से F पर, देखो A से B पर चले, B से C पर चले, B से C तक के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर C से हम F पर चलेंगे, C से F पर, तो यहां पर हम धारा तो जा रही है इधर, हम चल रहे हैं इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो माइनस में होगा, वोल्टेज ड्रॉप इसका क्या होगा, ऋणात्मक। तो इसका रेजिस्टेंस तो है 15, धारा कितनी बह रही है I1, धारा I1, तो -15 I1 आ गया। फिर यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस बैटरी नहीं है, तो बस यही विभव पतन यहां पर इस क्लोज लूप में हो रहा है, और इन सब का योग किसके बराबर करना है, 0 के इक्वल करना है। किरचॉफ का दूसरा नियम यही तो कहता है। तो देखिए प्लस में 10, I के स्थान पर मैं क्या पुट कर दूं, I के स्थान पर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। ये माइनस में 15 I1 एजडीज पड़ा है, बराबर में 0। देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस 10 को ले जाएंगे हम बराबर के दूसरी तरफ, इधर क्या रह गया, माइनस में 5 I1, माइनस में 5 I2, माइनस के 15 I1, और बराबर में ये माइनस का हो गया 10। पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से गुणा कर दे, देखो माइनस में 5 I1, माइनस में 15 I1, तो माइनस का 20 I1 हो गया। चलिए मैं एक बार तो इसको एचडी लिख देता हूँ, माइनस में 5 I2 हो गया, और बराबर में हो गया माइनस का 10। अब इसको पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 I1 प्लस 5 I2 बराबर 10, 20 I1 प्लस 5 I2 बराबर 10 आ गया, क्लियर। अब देखिए पूरी इक्वेशन को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 I1, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 4 बार में, 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1 बार में, और ये आ गया हमारे पास में 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 2 बार में। बताइए आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई। यदि इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई, इसका मतलब है ये किरचॉफ का दूसरा नियम समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी प्रकार का सर्किट क्यों ना हो। देखो तो एक क्लोज लूप और ले लेंगे, उतने में हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, I1 का मान और I2 का मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ज्ञात राशियाँ हैं, I1 और I2, I1 I2 मिल गया तो I मिल जाएगा। अब की बार हम क्लोज लूप लेंगे, F C D E F, बंद परिपथ बंद। देखो ध्यान देना, अब की बार हम क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बंद परिपथ हम ले रहे हैं F C D E F में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के
द्वितीय नियम से। देखो तो यहां से हम चल रहे हैं, इधर से चले तो पहले यही रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम। 15 में से कितनी धारा बह रही है? I1। हम चल भी इधर रहे हैं, धारा भी इधर बह रही है, तो 15 I1 ये किस में लेंगे? प्लस में ले लिया हमने 15 I1। इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आ गया, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं, धारा भी इधर ही बह रही है, तो इसका विभव पतन होगा वो प्लस में, तो प्लस में 15 I1। फिर हम इधर से इधर आए, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज ड्रॉप होता, नहीं है इधर। फिर यहां से हम इधर चले, अब देखो हम ऐसे चक्कर लगा रहे हैं इस लूप में, तो यहां पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो इसका जो वोल्टेज है वो माइनस में लेंगे। इसका वोल्टेज किस में लेंगे? हमें माइनस में लेंगे। देखो कई बार आप लोगों के दिमाग में ऐसे भी आता है कि भाई विभव पतन तो I इंटू आर से लिखा जाता है, तो इसको 8 और इसकी अंदर से बहने वाली जो धारा है, जैसे I2 बह रही है तो 8 I2 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा वोल्टेज ही है ना, इसका ये तो वोल्टेज ही है 8 वोल्ट, और ये I इंटू ओम मतलब I इंटू आर करेंगे तब ये वोल्टेज आएगा इधर। तो ये तो सिर्फ वोल्टेज ही लिखा जाएगा, इसको आप धारा से गुणा मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो ये माइनस में लेंगे, क्योंकि माइनस वाले साइन से प्लस वाले साइन की ओर चल रहे हैं। अब की बार इसमें से धारा आ रही है इधर, हम चल रहे हैं इधर, हम ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, इसमें धारा ऐसे बह रही है इसमें से, तो 20 I2 ये माइनस में आएगा, माइनस में 20 I2 बराबर 0 आ गया, माइनस 20 I2 बराबर 0। इसको हम क्या लिख दें? 15 I1 माइनस 20 I2 बराबर 8, और इसको हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास में आ चुका है। समीकरण 1 और 2 में दो ज्ञात राशियां हैं I1 तथा I2, तो समीकरण 1 को मैं 20 से गुणा करके, समीकरण 1 को 20 से गुणा करके 2 में जोड़ देता हूं। तो 1 को देखो मैं किससे गुणा कर रहा हूं? 20 से, तो यहां से ये जब 20 से गुणा होगा तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80, तो ये आ गया 80 I1। क्लियर? इसको 20 से गुणा करेंगे तो प्लस में 20 I2 बराबर 20 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 40 आ गया। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 95 I1, ये हो गया 0, बराबर में आ गया ये 48। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई? 48 बट्टे में 95 एम्पियर I1 की वैल्यू आ चुकी है। यहां से किसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है? I1 की। I1 का मान आ चुका है, तो आप इस इक्वेशन नंबर 1 से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से 4 गुणा I1, देखो I1 की वैल्यू कितनी है? 48 बट्टे में 95 प्लस I2 बराबर है 2। तो यहां से देखिए I2 बराबर कितना आ गया? I2 बराबर आ गया 2 माइनस ये वाली वैल्यू 48 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 192 बट्टे में 95, 192 बट्टे में 95। तो यहां से जब इसकी हम कैलकुलेशन करें तो देखिए 95 लघुत्तम आ गया, 190 इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 190 माइनस 192, तो 190 में से 192 निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2 बट्टे में 95। इसका मतलब क्या हुआ है वो देखिए, माइनस की वैल्यू आ गई, I2 का मान किस में आ गया? माइनस में। देखो इसका मतलब है कि ये जो आपने धारा दिखाई है इधर I2, ये सही नहीं है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस में है। हमने तो ये मान ली, पर हमारे मानने से धारा थोड़ी प्रवाहित होगी, धारा तो माइनस में 2 बट्टे में 95 प्रवाहित हो रही। इसका मतलब हमने जो मानी है उसकी विपरीत दिशा में बह रही है। ये जो नेगेटिव साइन है वो यही बता रहा है कि विपरीत दिशा में धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है। तो यहां से जो I2 है हमने इधर मानी, हमने मान ली, उसकी वैल्यू आ गई बस।
तो ये है I2 का मान है माइनस में 2/95 एम्पियर। इसका मतलब धारा एक्चुअल में इधर बह रही है। ठीक है, अब यहां से कितनी धारा बह रही है? देखो, इसमें से बहने वाली धारा आ गई I2, इसमें से बहने वाली धारा आ गई I1, इसमें से बहने वाली धारा है I, जो कि I1 प्लस I2 के बराबर है। तो I का मान है I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू कितनी है? 48/95। I2 की वैल्यू कितनी है? माइनस में 2/95। तो ये आ गई 46/95 एम्पियर। तो यहां से कितनी धारा बह रही है? 46/95 एम्पियर बह रही है, इसमें से, ऊपर वाले भाग में से। तो दोस्तों, ये था किरचॉफ के नियम पर आधारित एक उदाहरण, और मुझे उम्मीद है कि ये जो एग्जाम्पल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।